सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी इस क्लास के अंदर उपस्थित हैं और जो उपस्थित होने वाले हैं उन सभी से ये निवेदन है कि जो राजस्थान में आई हुई पशु परिचर की जो भर्ती है उसके लिए विज्ञान हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अच्छे से पूरी सुचारू रूप से पढ़ाएंगे। तो इस क्लासों को अच्छे से देखें और जब तक लाइक और सब्सक्राइब ना करें जब तक आपको क्लास अच्छी ना लगे। तो देखिए, इस साइंस के पार्ट में सबसे पहले सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। इस पशु परिचर भर्ती में 3 पार्टों में साइंस आने वाली है। जो किस तरह से हैं देखिए, पहला पार्ट कौन सा है? आपके भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरा कौन सा है? रसायन विज्ञान। और जो तीसरा है वो कौन सा है? जीव विज्ञान। कौन सा है? जीव विज्ञान। अब देखो, जो भौतिक विज्ञान है इससे लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे? 15% क्वेश्चन आएंगे। रसायन विज्ञान से 15% आएंगे। और जो 70% क्वेश्चन है वो आपके किससे पूछेगा? इस जीव विज्ञान से पूछेगा। यानी जो लाइव प्रोसेस में जो हम करते हैं उसी से क्या करता है? वो पूछता है। क्योंकि जो राजस्थान में ये भर्ती है किसकी? पशु परिसर की। वो इस जीव विज्ञान या हमारे दैनिक जीवन से जो जुड़ी विज्ञान है उसी के बारे में हमसे क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा। तो इस पे हमारा फोकस थोड़ा सा कम रहेगा, जबकि ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा जीव विज्ञान पे। इस जीव विज्ञान को देखिए क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। रसायन विज्ञान को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। और भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि जो इसके पिता हैं, कौन? इसके जो पिता हैं वो कौन है? यानी भौतिक विज्ञान के जो पिता है वो कौन है भाई? सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इसके कौन हो जाएंगे? देखो, फादर इनके तीनों को एक ही लाइन में लिखते हैं। यानी कि जो भौतिक विज्ञान है यानी कि जो फिजिक्स है उसके पिता कौन है? सर आइजैक न्यूटन। और जो रसायन विज्ञान है इसके पिता कौन हो जाएंगे? एंटोनी लेवाजी। कौन हो जाएंगे भाई? एंटोनी एंटोनी लेवासी। एंटोनी लेवासिए। इसी को क्या बोलते हैं? एंटोनी लेवाजियर भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एंटोनी लेवासिए या फिर एंटोनी लेवाजर। एंटोनी लेवाजर। और जो जीव विज्ञान है, क्या जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी है, इसके जनक कौन है या पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब देखो, तीनों क्या हो गया? देखो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इस भौतिक विज्ञान के जो फादर है, जनक है, वो तो कौन है? सर आइजैक न्यूटन। रसायन विज्ञान के कौन है? एंटोनी लेवासी। और जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, इसके पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब देखो, जस्ट आगे देखते हैं कि भौतिक विज्ञान के पिता हो गए, रसायन विज्ञान के पिता हो गए और जीव विज्ञान के पिता हो गए। अब देखो, जो हम बायोलॉजी है, इधर से देखना। देखो, बायोलॉजी जो शब्द है, क्या जो बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब देखो, 2 शब्द कौन से हैं कि जो ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं वो कौन से हैं? एक तो कौन सा है भाई? बायोस। बायोस क्या है? बायोस प्लस लोगस। क्या है? बायोस प्लस लोगस। देखो, बायोस प्लस क्या है? लोगस। अब देखो, बायोस का अर्थ तो क्या होता है भाई? बायोस का अर्थ क्या होता है? लिविंग। यानी कि लिविंग। और लिविंग का अर्थ क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? जीवित। क्या बोल सकते हैं? जीवित। देखो इधर, लिविंग का अर्थ क्या होता है? जीवन या फिर जीवित। यानी जो लाइफ से जुड़ा हुआ है, लाइफ जीवन ही क्या है? बायोस है। अब देखो, लोगस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। स्टडी। और स्टडी को हम क्या बोल सकते हैं? अध्ययन। क्या बोल सकते हैं? अध्ययन।
अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। जो बायोलॉजी शब्द है वो किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से हैं, बायोस प्लस लोगस। अब देखो बायोस प्लस लोगस में बायोस का अर्थ तो क्या होता है, लिविंग, और लिविंग का अर्थ क्या होता है, जीवन या जीवित। और जो लोगस है, इस लोगस के अंदर स्टडी, और स्टडी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। जिस भी शब्द के पीछे आपको क्या मिले, लोगस, क्या मिले, लोगस, उससे का क्या हो जाएगा, अध्ययन करना। क्या हो जाएगा, अध्ययन करना। अब देखो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग यानी कि जीवित, और जो लोगस है इसका स्टडी यानी अध्ययन करना। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं कि बायोलॉजी के अंदर यानी कि वो एक शाखा जिसके अंदर जीवित जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो एक शाखा, कौन सी शाखा, जिसमें जिसके अंदर जीवित जीवों का क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, बायोलॉजी। क्या कहलाती है, बायोलॉजी। जस्ट इससे ऊपर अभी अभी आपको बताया कि जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के पिता कौन है, कौन है भाई, फादर कौन है, फादर कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु, भूलना नहीं है। जीव विज्ञान बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। देखो भौतिकी, भौतिक विज्ञान के पिता कौन थे, सर आइजैक न्यूटन। रसायन विज्ञान के पिता कौन है, एंटोनी लिवासिए। और जो जीव विज्ञान है इसके पिता कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। अब देखो बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ बायोस प्लस लोगस होता है। बायोस का अर्थ होता है जीवित और जीवन, और लोगस का अर्थ क्या होता है, स्टडी यानी अध्ययन करना। देखो यहाँ से क्वेश्चन लगभग नहीं पूछता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो या तो ये पूछता है, कौन सा, कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, सर आइजैक न्यूटन। या फिर कौन सा पूछता है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। देखो नेक्स्ट देखो, यहीं पे देख लो प्रश्न क्या होगा। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता किसके भाई, आधुनिक, आधुनिक जीव विज्ञान के पिता, आधुनिक जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, चार्ल्स डार्विन को। किसको बोलते हैं भाई, चार्ल्स डार्विन। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है, चार्ल्स डार्विन। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है, चार्ल्स डार्विन। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता तो कौन है, अरस्तु। और आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है, चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है, चार्ल्स डार्विन। अब देखो नेक्स्ट, जीव विज्ञान, ठीक है, शब्द भी तो किसी ने दिया होगा, चलो ठीक है, ये तो चल रहा है कि आधुनिक जीव विज्ञान के पिता हो गए, जीव विज्ञान के हो गए। लेकिन एक जीव विज्ञान शब्द देने वाला कौन था, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया भाई, लैमार्क एंड ट्रेविनर्स ने। किसने, लैमार्क एंड ट्रेविनर्स ने। लैमार्क एंड, लैमार्क और ट्रेविनस, ट्रेविनस ने। अब देखो लैमार्क क्या कहाँ का था, और जो ट्रेविनस है ये कहाँ का था भाई, लैमार्क तो था फ्रांस का, कहाँ का था, फ्रांस का। और जो ट्रेविनस है ये किसका था, जर्मनी का। कहाँ का था, जर्मनी का। देखो इधर से, भौतिक विज्ञान के पिता कौन हो गए, सर आइजैक न्यूटन। क्लास में याद हो जाना चाहिए, बार बार रिविजन इसीलिए करवा रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान और फिजिक्स, फिजिक्स के पिता कौन है, सर आइजैक न्यूटन। रसायन विज्ञान के पिता कौन है, एंटोनी लेवासे। और जो जीव विज्ञान है इसके पिता कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। फिर हमने पढ़ा बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से हैं, बायोस प्लस लोगस। कौन कौन से शब्द हैं, बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ होता है जीवन या फिर जीवित, जीवन या फिर जीवित। और इसका लोगस का क्या हो जाएगा, स्टडी। स्टडी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। इसका मतलब हो गया कि जिस विज्ञान के अंदर हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी। क्या कहलाती है, बायोलॉजी। फिर हमने पढ़ा बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। नेक्स्ट इसके अंदर हमने देखा कि आधुनिक जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है, चार्ल्स डार्विन। कौन है भाई, चार्ल्स डार्विन। फिर है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, लैमार्क एंड और ट्रेविनस ने। किसने, ट्रेविनस ने।
अब लेमार्क तो कहाँ का था, फ्रांस का वैज्ञानिक था, और जो ट्रेविनस है ये कहाँ का था, जर्मनी का वैज्ञानिक था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, क्लास के अंदर अच्छे से ध्यान देना, क्लास में ही लगभग आपको 80% जो मैटर है यहीं पे क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। जब तो आपका कुछ पढ़ने का औचित्य है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। पशु परीक्षक जो एग्ज़ाम है वो सितंबर महीने में होगा। ये कल का ही क्या है, नोटिफिकेशन है। यानी जो पशु परीक्षक जो वैकेंसी है ये कहाँ किस में होगी, किस महीने में होगी, सितंबर महीने में गई है। चलो ठीक है, अच्छा टाइम मिला। आपकी जो साइंस है इसको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए जंतु विज्ञान। अब देखो हमने अभी अभी जो पढ़ा है कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान, क्या है भाई, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान की कितनी शाखा होती हैं, दो शाखा होती हैं। कितनी शाखा होती हैं दोस्त, दो शाखा होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है इसकी पादप विज्ञान, कौन सी, पादप विज्ञान। और जो दूसरी शाखा है वो कौन सी है, जंतु विज्ञान। कौन सी है, जंतु विज्ञान। अब देखो पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान किसकी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है उसकी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब देखो आधुनिक जीव विज्ञान के पिता अभी अभी आपको मैंने बताया क्या है, चार्ल्स डार्विन। कौन है भाई, चार्ल्स डार्विन। जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं, जूलॉजी। क्या बोलते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी। और जो पादप विज्ञान है इसको क्या बोलते हैं, बोटनी। क्या बोलते हैं, बोटनी। अरे क्या बोलते हैं, बोटनी, बोटनी। अब देखो इनके भी तो फादर रहे होंगे, इसका मतलब इसके भी फादर कौन है, देखो पादप विज्ञान यानी बोटनी, और बोटनी के जो फादर है वो कौन है भाई, पादप विज्ञान के फादर कौन है, थियोफ्रेस्ट। कौन है, थियोफ्रेस्ट, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। और जो इसके पिता हैं, किसके, जूलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है, जूलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु ही है। कौन है, अरस्तु। देखो क्यों, क्योंकि जंतुओं का अध्ययन, जंतु क्या है, जीवित है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो जीवित जीवों का अध्ययन होता है वो किस में होता है, जीव विज्ञान में। और जीव विज्ञान का जनक भी कौन था, अरस्तु। तो जंतु विज्ञान का जनक भी कौन होगा भाई, अरस्तु। कौन होगा, अरस्तु। देखो इसमें शाही डाल लेते हैं, इसको देखो थोड़ी देर। देखो भाई, जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। कौन कौन सी है भाई, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। अब पादप विज्ञान को क्या बोलते हैं, बोटनी। क्या बोलते हैं, बोटनी। क्या बोलते हैं भाई, बोटनी बोलते हैं। इसका मतलब बोटनी के जो है फादर वो तो कौन है, थियोप्रेस्टस। और जो जंतु विज्ञान जूलॉजी है इसके पिता कौन है, अरस्तु। इसके पिता कौन है, अरस्तु। नेक्स्ट देखो,
देखो भाई, एक जगह लिख लो इस चीज़ों को, जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको एक जगह लिखो। कौन कौन सी चीज़ों को, विज्ञान के पिता कौन कौन से हैं। एक तो क्या हो जाएगा, विज्ञान के पिता, विज्ञान के पिता, और क्या लिखा है, जीव विज्ञान के पिता, विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता और प्राणी विज्ञान के पिता। विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता और प्राणी विज्ञान के पिता, प्राणी विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, प्राणी विज्ञान के पिता, और क्या हो गया भाई, प्राणी विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, और ये क्या हो गया, विज्ञान के पिता। तो ये कौन रहेंगे, अरस्तु जी। कौन रहेंगे, अरस्तु। अब अरस्तु को जीवन विज्ञान का पिता, प्राणी विज्ञान का पिता, और लिखे तो क्या लिख सकते हैं, मनोविज्ञान का पिता। किसका, मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान का पिता, मनोविज्ञान का पिता। और क्या लिख सकते हैं, राजनीति विज्ञान के पिता। किसके, राजनीति, राजनीतिक विज्ञान के पिता। देखो कितना हो गया, विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, प्राणी विज्ञान के पिता, मनोविज्ञान के पिता और राजनीति विज्ञान के पिता कौन है, और जनक या पिता कौन है भाई, अरस्तु जी हैं। कौन है, अरस्तु है। अरे कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। इसको एक जगह लिख लो। देखो प्राणी विज्ञान को क्या बोलते हैं, पादप विज्ञान। क्या बोलते हैं, पादप विज्ञान। तो इसका मतलब देखो, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, प्राणी विज्ञान के पिता, मनोविज्ञान के पिता और राजनीति विज्ञान के पिता कौन हो गए रे, अरस्तु जी हो गए। कौन हो गए, अरस्तु जी। रट लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, पक्का उठेगा भाई। क्यों उठेगा, क्योंकि ये के 5 हो गए, 5 में से एक क्वेश्चन क्या पूछता है, लगभग जहाँ से वो पूछता है वो तो क्या पूछता है, प्राणी विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। अरे कौन है, अरस्तु। नेक्स्ट देखो, अरस्तु जी तो हो गए किसके पिता, प्राणी विज्ञान की, मनोविज्ञान की, राजनीति विज्ञान की, जीव विज्ञान की और विज्ञान के पिता कौन हो गए, अरस्तु। अब देखो विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, बताएगा आप में से कोई, विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस। देखो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो इसका दिवस का तो पता होना चाहिए। तो विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 28 फरवरी को। अरे कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। अब ये मनाते किसके लिए हैं, रमन प्रभाव के कारण। किसके कारण, अरे विज्ञान जो दिवस है क्यों मनाया गया था भाई, रमन प्रभाव की खोज के कारण। देखो कारण लिखो इसका, कारण क्या था, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव की खोज। अरे क्या है, रमन प्रभाव की खोज। देखो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, और कारण क्यों, क्या कारण है इसके, 28 फरवरी को मनाते हैं क्योंकि रमन प्रभाव की इस दिन क्या हुई थी, खोज। और जो ये रमन प्रभाव है ये हम प्रकाश चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, किसमें, फिजिक्स में। अरे किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब हमारे चैप्टर की यहाँ से क्या होती है, शुरुआत होती है। क्या होती है भाई, ये तो आपका क्या था, साइंस का स्टार्टिंग बेसिक था। अरे क्या था, साइंस का स्टार्टिंग बेसिक था। अब देखो जो हमारा चैप्टर रहेगा वो कौन सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा है भाई, और इस चैप्टर से पशु परीक्षा एग्जाम में गारंटी से दे सकता हूँ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन। अब देखो कौन सा है, परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र है, परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र है भाई, परिसंचरण तंत्र। देखो पूरा ध्यान दो आगे। कौन सा तंत्र है, परिसंचरण तंत्र। देखो पीछे इस कैमरे को देखने गया था क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, किधर का किधर आ जाता है। तो परिसंचरण तंत्र,
परिसंचरण तंत्र, समझे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, CIRC, सर्कुलेटरी, LATORY, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। अब देखो इसकी परिभाषा देखें तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन ऐसा पता होना चाहिए हमें कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। अब देखो परिसंचरण, अब संचरण का अर्थ क्या होता है, आवागमन, क्या होता है, आवागमन। और तंत्र यानी क्या है, एक सिस्टम है, क्या है भाई, सिस्टम है। देखो कैसे, जैसे बॉडी है, बॉडी में हर चीज अंगों तक पहुंचती है, किसी भी माध्यम से पहुंचती है ना, बिल्कुल पहुंचती है। इसी से तो हमें सब कुछ मिलता है। रक्त इसके अंदर क्या होगा, अब देखो फ्लो, इसके अंदर रक्त का क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है भाई, ये क्या है, ब्लड है, क्या है, ब्लड है। अब ये ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब ये रक्त का फ्लो किस कारण से हो रहा है, या तो नलिकाएं तो हैं, ठीक है, रक्त की नलिकाएं तो हैं, लेकिन रक्त नलिकाओं में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये कुछ ना कुछ ब्लड लेके भी जा रहा है और वापसी भी ला रहा होगा। तो देखो ब्लड लेके तो किसको जाएगा, ऑक्सीजन को, अरे किसको लेके जाएगा, ऑक्सीजन को। और वापसी फेफड़ों तक किसको लेके आता है, अंगों से CO2 को, किसको लेके आता है, CO2 को। ध्यान रखना ये इसके साथ जुड़ी हुई है, क्या कि इधर तो लिख देता हूँ फेफड़े, लंग्स, फेफड़े, और ये क्या हो जाएंगे, ऑर्गन यानी अंग। देखो फेफड़ों से ऑक्सीजन को अंगों तक जो ले जाता है वो भी कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। और अंगों से CO2 को वापसी फेफड़ों तक कौन लेके आ रहा है, ये भी रक्त कर रहा है। तो ये काम क्या कहलाएगा, परिसंचरण, क्या कहलाएगा, परिसंचरण। यानी मैं बोलूँ तो इसको क्या बोल सकता हूँ कि बॉडी में यानी शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए जो पदार्थों का आवागमन होता है वही क्या है, परिसंचरण, क्या है, परिसंचरण। और परिसंचरण का संतुलन बनाए रखने का काम भी कौन कर रहा है, यहाँ पे रक्त कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से, आगे देखते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं किसको, रक्त परिसंचरण को। अब रक्त परिसंचरण का अभी हमने पीछे देखा था कि लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, क्या होता है, अध्ययन करना। तो परिसंचरण तंत्र का भी कुछ ना कुछ अध्ययन हुआ होगा। तो देखो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी, क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। देखो लॉजी यानी क्या होता है, अध्ययन करना, क्या होता है, अध्ययन करना। तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या हो जाएगा, एंजियोलॉजी, क्या हो जाएगा, एंजियोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से चल रही थी। अब होता है कि परिसंचरण तंत्र में जो परिसंचरण तंत्र है इसके खोजकर्ता भी तो होंगे कोई। भाई देखो परिसंचरण तंत्र का खोजकर्ता, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, विलियम हार्वे, कौन हो जाएंगे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखना। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है, विलियम हार्वे। कब किया था भाई, 1628 में, किसमें, 1628 ईस्वी में इसने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अरे क्या की थी, खोज की थी। अब देखो नेक्स्ट, अब रक्त है और इस रक्त के कुछ ना कुछ घटक होते हैं। देखो कैसे, रक्त के घटक, रक्त के मुख्य घटक, मुख्य घटक। देखो रक्त के मुख्य घटक कौन कौन होंगे, एक तो खुद रक्त होगा, कौन होगा, रक्त होगा। एक कौन हो जाएगा, रक्त यानी क्या बोलेंगे इसको, ब्लड, क्या बोलेंगे, ब्लड। और कौन होगा भाई, हार्ट होगा यानी हृदय, क्या होगा, हृदय होगा। देखो रक्त होगा, हृदय होगा, और कौन होगा, रक्त नलिकाएं, क्या होंगी, रक्त नलिकाएं।
रक्त नलिकाएं। अब देखो रक्त नलिकाएं, रक्त हृदय रक्त नलिकाएं, ये रक्त नलिकाएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्त? दो प्रकार की होती हैं। अरे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो क्या होती है आर्टरीज यानी धमनी, क्या होती है जिसको आप धमनी बोलते हैं। और जो वीनस शिरा होती है एक ये होती है। देखो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे धमनी किसको कहते हैं और शिरा किसको कहते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर उतरते जाएंगे अंदर उसको अच्छे से क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। रक्त नलिकाएं कौन कौन सी हो गई? धमनी और शिरा। कौन कौन सी हो गई? धमनी और शिरा। अब देखो हम पढ़ते हैं कि धमनी तो क्या करती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है, और तो शिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लेके आती है। पता है ना। अब देखो आगे क्या हो जाएगी, लसिकाएं। क्या हो जाएंगी? लसिका। लसिका, देखो लसिका, लसिका क्या होती है भाई? जैसे हमारी त्वचा कभी कभी किसी चीज से खरोच जाए और जो सफेद सफेद भाग दिखता है वही क्या है? लसिका है। वही क्या है? लसिका है। अब देखो धमनी में आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? फेफड़ों से, फेफड़ों से रक्त अंगों तक। गलती मत करना भाई, देखो थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। फेफड़ों से रक्त अंगों तक। कहाँ तक? अंगों तक। ये तो किसको ले जाएगी? शुद्ध रक्त को। किसको? शुद्ध रक्त को। और ये किसको ले जाएगी? अशुद्ध रक्त को। किसको भाई? अशुद्ध रक्त को। अब देखो यहीं पे बात हो जाती है कि शुद्ध रक्त किसको कहेंगे? किसको कहेंगे शुद्ध रक्त? जिसके अंदर क्या मिला होगा? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन जिसके अंदर मिला होगा वो तो क्या होगा भाई? शुद्ध रक्त होगा। और जिसके अंदर CO2 मिली होगी वो क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा। यानी कि जिसके अंदर, जिस रक्त के अंदर CO2 मिली होगी वो तो कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त। और जिसमें O2 जुड़ी होगी वो कौन सा होगा? शुद्ध रक्त, प्योर बिल्कुल। ठीक है ना। यहाँ तक हमने देखा। देखो दोबारा से, रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के जो खोज करता है वो तो कौन है? विलियम हार्वे। कब की थी? 1628 ईस्वी में। कब की थी? 1628 ईस्वी में। फिर देखो रक्त के जो मुख्य घटक हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? रक्त यानी ब्लड, हार्ट, रक्त नलिकाएं और लसिकाएं। क्या हो जाएंगी? लसिकाएं। अब देखो धमनी, फेफड़ों से रक्त अंगों तक। गलत मत कर देना, ये उल्टा मत कर देना। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है निम्न में से असत्य की जांच करें, और 4 ऑप्शन देगा आपको। देखो फेफड़ों से रक्त को अंगों तक, फेफड़ों से रक्त को अंगों तक कौन लेके जाती है? धमनी। किसको लेके जाती है? शुद्ध रक्त को। किसको लेके जाती है? शुद्ध रक्त को। अब जो फेफड़ों से रक्त को अंगों से, फेफड़ों से रक्त अंगों तक, सॉरी देखो हो गई ना, ये होती है अंगों से, अंगों से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करती है? शिराएं। ऐसे गलती होती है देखो, फेफड़ों से रक्त लेके तो कौन जाती है? रक्त लेकर, फेफड़ों से रक्त लेकर अंगों तक कौन जाती है? धमनी। और अंगों से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करती है? शिरा। कौन करती है? शिरा। देखो शुद्ध रक्त किसको कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन घुली होगी वो तो कौन सा रक्त होगा? शुद्ध रक्त। और जो अशुद्ध रक्त होगा उसमें क्या घुली होगी? CO2। क्या घुली होगी भाई? CO2। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें इसके जो घटक हैं उसके बारे में, एक एक के बारे में क्या करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। एक तरह से मान लो आपको जिसका पढ़ा हुआ है ना उसका तो रिवीजन ही है भाई। अरे जिसका ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है उसका तो क्या हो जाएगा? रिवीजन। क्या हो जाएगा? रिवीजन। उसका तो अच्छे से क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। तो देखो पूरा ध्यान देने की क्या करें, कोशिश करें, जब जा कर के क्या होगा, चैप्टर अच्छे से आपको याद होगा।
अब देखो ब्लड को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं हम? ब्लड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो रक्त, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा लगभग, आशा तो है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो भाई ब्लड को पढ़ते हैं। अब इसका अर्थ ये होगा कि वही बात आ गई, कौन सी, कि इसका भी कुछ ना कुछ तो अध्ययन होता होगा। अरे कौन सी बात आ गई? अध्ययन वाली, लोगस वाली, समझ गए ना? यानी कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। अरे क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। अब देखो, अब प्रश्न आता है कि रक्त जो है वो लाल क्यों होता है? यानी ध्यान देना, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आप पढ़ते हैं ना हीमोग्लोबिन के कारण, HB पढ़ते हैं ना सभी, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अब लेकिन देखो, ये इसका एक पूरी तरीके से सही नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसको ध्यान दो। जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया। और अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई? अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के कितने अणु बनाता है? 4। कितने अणु बनाएगा? 4। देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं। मोस्ट पर्सन है, इसको लिख लो। हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा आपको, 2, 4, 8, 12। तो कितने होते हैं भाई? 4। कितने होते हैं? 4। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? 4। कितने अणु जुड़े होते हैं? 4। अब देखो, आपने सुना होगा ना कि जैसे हमारा रक्त तो कैसा है? लाल है। लेकिन जो कॉकरोच है, क्या है? कॉकरोच है। इस कॉकरोच का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। किसके कारण होता है वो? हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। और जो कॉकरोच हो गया, और ऑक्टोपस क्या होता है? एक ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। क्यों होता है? हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण कैसा रंग होता है? नीला होता है। तो अब देखो, ऑक्टोपस हो गया, सीप हो गया, घोंगा हो गया, ये किसके उदाहरण है? मोलस्का संघ के। किसके उदाहरण है भाई? मोलस्का संघ के क्या है? ये उदाहरण है। अब देखो नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ गए? 4 अणु जुड़ गए। अब देखो, जो ये आया है हमारे पास, क्या? इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, इसी के कारण कैसा रंग है? लाल रंग है। ये भी ध्यान रखना। मैन उत्तर क्या है इसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा है? अस्थायी यौगिक है। कैसा है? अस्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक है भाई? अस्थायी यौगिक है। कौन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा यौगिक है? अस्थायी यौगिक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा है? लाल। कैसा है? लाल। ठीक है ना? लाल। अब देखो हीमोग्लोबिन, जो हम लिखते हैं हीमोग्लोबिन, अब इसमें एक तो हो जाएगा हिम, एक क्या हो जाएगा? ग्लोबिन। क्या क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में एक तो क्या होता है भाई? हिम। और एक क्या हो जाएगा? ग्लोबिन। क्या हो जाएगा? ग्लोबिन। देखो इधर, हिम, हिम तो क्या है? ये वर्णक है। क्या है?
वर्णक है। और कौन सा वर्णक हो जाएगा? एफी का। किसका? एफी का क्या है? वर्णक। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। देखो, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हीमोग्लोबिन जो रक्त का लाल रंग हो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? एफी के कारण। किसके कारण होता है? एफी के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। और इस एफी को भी वो क्या लिखेगा पता है? फेरस। क्या लिखेगा? फेरस लिखेगा। ये भी पक्की बात है। क्यों? फेर के भी लिखेगा, लेकिन आपको आंसर क्या मानना है? फेरस। क्या मानना है? फेरस। देखो, जो रक्त में होता है वो Fe+2 में होता है। ये हमारे रक्त में Fe+2 अवस्था में पाया जाता है। जबकि जो फेरिक होता है ना, वो 3 में होता है। किस में होता है? 3 में। और ये हमारे रक्त में नहीं होता। ये कहाँ होगा वो मैं बताऊंगा आपको। कभी कभी जो नवजात शिशु पैदा होता है ना, वो नीले रंग का पैदा हो जाता है। कि कैसे रंग का? नीले रंग का। वो किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। यानी शरीर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। जो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से कैसे रंग का पैदा होता है? नीले रंग का बच्चा पैदा हो जाता है। वो आगे करेंगे बात, लेकिन आपको याद क्या रखना है? देखो, आपको क्या याद रखना है? क्वेश्चन क्या क्या हो जाएंगे? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ तक वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। लेकिन अगर इससे आगे भी जाएगा तो क्या पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? 4। कितने अणु जुड़े होते हैं? 4। फिर है हीमोग्लोबिन की अभिक्रिया किससे? ऑक्सीजन से जो कराते हैं, तो इसमें जो उत्पाद बनता है, क्या बनता है? ये तो क्या हो गया? अभिकारक। ये कौन हो गया? उत्पाद, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो कौन हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो भी कैसा है? अस्थायी यौगिक है। कैसा है? अस्थायी यौगिक है। और जो इसका रंग है वो कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। अब देखो, हीमोग्लोबिन, हिम यानी क्या होता है? एक वर्णक है। और इस वर्णक के अंदर कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एफी। क्या होता है? एफी। और इसको क्या बोलते हैं? फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ये क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या बढ़ाती है? देखो, ग्लोएन क्या होता है? बढ़ाना। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? हमारे शरीर में बढ़ाती है। कौन? ग्लोबिन। आगे देखो, इसकी गलती मत करना भाई। फेरिक और फेरस लिखा आता है, आपको क्या आंसर देना है? फेरस। क्या देना है? फेरस। नेक्स्ट देखो, देखो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। और यहाँ से क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। ये गारंटी आपको, अगर कोई पढ़ा हुआ है उसको भी कुछ ना कुछ नया तो जरूर मिलेगा। क्योंकि किसी से भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ उसको नया प्राप्त होगा। और उस नए की तलाश में ही तो हम रहते हैं। क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर दे और उस क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन रुक जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। समझ रहे हो ना? अब देखो तो, इसी में चलते रहना, ब्लड में। अब देखो, छोटा सा क्वेश्चन क्या होगा? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है। कैसा है भाई? तरल संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ये रक्त एक है तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अब देखो नेक्स्ट, किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में, यानी लिक्विड अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रक्त। चलो ठीक है कि तरल अवस्था में होता है, लेकिन रक्त जो है उसमें अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, रक्त में उपस्थित, नया क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। बहुत कम बार आता है वैसे तो, लेकिन बताते नहीं है बहुत सारे टीचर। देखो क्यों? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग, देखो हमारा रंग तो इसके कारण कैसा था? लाल था। लेकिन ये स्वयं किस रंग का होता है? यानी रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? कैसा होता है भाई? बताओ कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी। ओइलेट। देखो बैंगनी होता है। क्या? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है। रक्त की उत्पत्ति, अब देखो रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रक्त की उत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिजोडर्म से। किससे? मिजोडर्म से। मिजोडर्म से।
या फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा देखो, सामान्य, सामान्य नहीं, वयस्क, वयस्क मानव में, वयस्क मानव में रक्त का निर्माण, वयस्क मानव में रक्त का निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा में। किसमें होता है दोस्त? अस्थि मज्जा में। इसी को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और बोन मैरो को क्या होता है? अस्थि मज्जा। बोन मैरो। देखो, वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो। अब देखो, यहीं पे पूछ लेगा आपको शिशु में, किसमें? शिशु में। या फिर क्या पूछेगा? गर्भ अवस्था में जो बच्चा होता है उसमें जो रक्त है वो कैसे बनता है? भ्रूण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूण अवस्था। शिशु मत लिखो, इससे अच्छा कौन सा शब्द है? भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण किसमें होता है? यकृत में। किसमें होता है? यकृत में। लीवर। किसमें होता है? लीवर में। देखो, वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण किसमें होता है? यकृत में। ये क्वेश्चन आता है बार बार। कौन सा? कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण किसमें होता है? यकृत में, यानी लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। अब देखो नेक्स्ट, अब वयस्क मानव है तो इसका अर्थ देखो कि वयस्क मानव में रक्त होता कितना है? मानव में, वयस्क मानव में, स्वस्थ या वयस्क? वयस्क मानव में, वयस्क मानव में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 6 से 7 लीटर। कितनी होती है? 6 से 7 लीटर होती है। भाई कितनी होती है? 6 से 7 लीटर होती है। कौन? वयस्क मानव में रक्त की मात्रा 6 से 7 लीटर होती है। 6 से 7, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 से 7 नहीं, 5 से 6। कितनी होती है? 5 से 6। लेकिन जो, अब देखो ऐसे पूछ लेगा बॉडी वेट का कितना परसेंट? बॉडी वेट का 7%। कितना? देखो वो आ गया तो परसेंटेज वाला यहाँ पे, लेकिन हमें लीटर में तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। वयस्क मानव में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, लेकिन बॉडी वेट, पूरे शरीर के वजन का कितना परसेंट? 7% रक्त होता है। कितना होता है? 7% रक्त होता है। अब देखो, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। रक्त की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत से होता है। और वयस्क मानव में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। या फिर बॉडी वेट का कितना? 7%। कितना होता है? 7%। अगर यहाँ पे महिला में पूछे ना तो लगभग 4 से 5। कितना हो जाता है? 4 से 5। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया ये किसी भी एग्जाम में, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन तो आ जाता है कि वयस्क मानव में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। अब देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट है वो क्या है? यहाँ पे आपको ध्यान देने होगी, बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं। वो देखो, जो गर्भ अवस्था में उपस्थित जो माँ है उसके गर्भ में कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं भाई? 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। वो देखो कैसे, ये कौन है? कोई माँ है। कौन है? माँ है। और माँ क्या है? गर्भित है भाई। पूरा ध्यान देना इधर। देखो क्वेश्चन क्या आता है? गर्भ अवस्था में माँ के पेट में 3 लेयर होती हैं। क्या होती हैं? 3 लेयर होती हैं। तो पहली लेयर है सबसे बाहर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है?
इंडोडर्म। कौन सी होती है? इंडोडर्म। सबसे बाहर वाली कौन सी होती है? इंडोडर्म। और जो मध्य वाली होती है वो कौन सी होती है? मेसोडर्म। कौन सी होती है? मेसोडर्म। और जो सबसे अंदर वाली होती है, क्या भाई, सबसे जो अंदर वाली होती है वो कौन सी होती है? एक्टियोडर्म। कौन सी होती है? एक्टियोडर्म। एक्टियोडर्म। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो आपको एंडोडर्म के उदाहरण पूछेगा, या मेसोडर्म के उदाहरण पूछेगा, या फिर किसके? एक्टियोडर्म की। लगभग किसका पूछता है? मेसोडर्म का। किसका पूछता है? मेसोडर्म का। तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया कि माँ के भ्रूण अवस्था में जो गर्भ में लेयर होती हैं वो कितनी होती हैं? 3। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टियोडर्म और एक्टियोडर्म। अब देखो इसके उदाहरण देखो, इंडोडर्म के देख लो पहले तो। इंडोडर्म के उदाहरण, इंडोडर्म के उदाहरण कौन कौन हो जाएंगे भाई? इंडोडर्म के उदाहरण कौन कौन हो जाएंगे, यानी कि जो बाहर होते हैं वो किसके उदाहरण है? इंडोडर्म के। किसके उदाहरण है? इंडोडर्म के। अब देखो कौन कौन होंगे। यकृत, और क्या होगा? यकृत हो जाएगा। और क्या हो सकता है? आंत हो सकती है और आमाशय हो सकता है। यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत, आमाशय और आंत। और क्या हो जाएंगी? आंत। और एक किसी और होते होंगे, लेकिन देखो आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से? इंडोडर्म के उदाहरण कौन कौन से? यकृत, आमाशय और आंत। यकृत, आमाशय और आंत। अब दूसरा कौन सा है? मेसोडर्म। कौन सा है? मेसोडर्म। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसको रट लेना। मेसोडर्म के जो उदाहरण है वो कौन कौन से होंगे? अब देखो मेसोडर्म में कौन कौन से होंगे? रक्त, रक्त नलिकाएं, अस्थि, उपास्थि। कौन कौन? रक्त, रक्त नलिका, रक्त नलिकाएं, और क्या होगी? उपास्थि, अस्थि, रक्त, रक्त नलिकाएं, उपास्थि, अस्थि, और क्या रहेंगी भाई? अंडाशय, वर्षण, अंडाशय, वर्षण, अंडाशय, वर्षण, और क्या होगा? अस्थि, उपास्थि, रक्त, रक्त नलिकाएं, और क्या होंगी बताइए? हाँ क्या होंगी भाई? बोलिए। हृदय पेशियां। क्या? हृदय पेशियां, हृदय पेशियां। अब देखो रक्त, रक्त नलिकाएं, उपास्थि, अस्थि, अंडाशय, वर्षण, हृदय पेशी, ये किसके उदाहरण हो गए? मेसोडर्म के। किसके उदाहरण हो गए? मेसोडर्म के। जो लास्ट है वो कौन सा है? एंडोडर्म। कौन सा है? एंडोडर्म। कौन सा हो जाएगा? एंडोडर्म। एंडोडर्म के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे भाई? आँख। कौन सी? आँख। आँख का जो लेंस है वो आँख, आँख का लेंस, त्वचा, बाल, नाखून। त्वचा, बाल, नाखून और आँख का लेंस। आँख का लेंस, आँख तो है ही, उसके साथ आँख का लेंस। देखो एंडोडर्म के उदाहरण त्वचा, बाल, नाखून। लगभग क्या पूछता है? आँख का लेंस, क्योंकि आपको लगता है किसका उदाहरण है? एंडोडर्म का, इंडोडर्म का। लेकिन उदाहरण किसका है? एंडोडर्म, यानी कि एक्टियोडर्म या एंडोडर्म। इसको क्या लिख सकते हैं? एंडोडर्म या फिर एक्टियोडर्म। कौन सा है? एक्टियोडर्म। देखो इंडोडर्म के उदाहरण यकृत, आमाशय, आंत। मेसोडर्म के उदाहरण रक्त, रक्त नलिकाएं, उपास्थि, अस्थि, अंडाशय, वर्षण, हृदय पेशियां। फिर है एक्टियोडर्म के उदाहरण त्वचा, बाल, नाखून और आँख का लेंस। ये माँ के गर्भ में 3 परतें होती हैं, और वो तीनों परतों का आपसे क्या पूछता है? लगभग उदाहरण। देखो इसको रट लो, अच्छे से पढ़ लो। क्या? रक्त जो अंदर प्रवाह होता है, रक्त हो गया। रक्त किस में प्रवाह होता है भाई? रक्त नलिकाओं में। किस में होता है? रक्त नलिकाओं में।
अस्थि हमारी हड्डी होती हैं। अंडाशय किसमें होता है? अंडाशय, अंडाशय वृषण अंडाशय होता है किसमें? मादा में। और वृषण किसमें होता है? पुरुष में। हृदय पेशियां हो गई और उपास्थि हो गई। क्या हो गई? उपास्थि। उपास्थि क्या होते हैं बताएगा? देखो उपास्थि जो अस्थि आसानी से क्या हो सकती है, जो अस्थि लचीली होती है ना, वो उपास्थि होती है। एक तो ये कान में होती है, नाक में होती है, और ये जो छल्ले बने होते हैं हमारे यहाँ गले में, ये भी किसके बने होते हैं? उपास्थि के। सी आकार के जो छल्ले होते हैं ना, वो भी किसके बने होते हैं? उपास्थि के। नेक्स्ट देखो भाई, देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइनों को अच्छे से। हाँ, ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में अगर क्वेश्चन नहीं हो तो मेरे पास आ जाना। रक्त का अध्ययन क्या है? हेमेटोलॉजी। अब देखो नेक्स्ट, रक्त जो हम दान करते हैं उसमें रक्त का कितना % देते हैं? देखो रक्तदान में, रक्तदान में रक्तदान में रक्त का 10% रक्त दान किया जाता है। कितना? रक्तदान में रक्त का कितना % रक्त दान किया जाता है? दान किया जाता है कितना भाई? 10%, या फिर क्या लिखेंगे? 1/10 भाग। ठीक है ना? देखो रक्तदान में रक्त का कितना % रक्तदान किया जाता है? 10% या फिर 1/10 भाग। फिर आता है एक यूनिट में, एक यूनिट में कितना रक्त होता है? 350 मिलीलीटर। कितना होता है? एक यूनिट में 350 मिलीलीटर रक्त होता है। फिर है रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। लेकिन इसके साथ क्या याद रखेंगे? हल्का क्षारीय। कैसा? हल्का क्षारीय। कैसा होता है? हल्का क्षारीय। या फिर क्या लिखा मिलेगा? हल्का क्षारीय या फिर दुर्बल क्षारीय। क्या मिलेगा? दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय। देखो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। हल्का क्षारीय। कैसा होता है? हल्का क्षारीय। अब देखो हमने रक्त के घटक में हमने रक्त, उसके बाद में क्या था? प्लाज्मा था। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे घटकों में रक्त था उसमें प्लाज्मा और ऐड कर लेना। कौन सा था? प्लाज्मा। रक्त हो गया, प्लाज्मा हो गया, बहुत सारी चीजें। उसका क्या करेंगे? बाई बाई स्टेप क्या करेंगे? सभी का अध्ययन करेंगे। तो इनको भी इसी में क्या कर लेना? ऐड कर लेना है। नेक्स्ट देखो, या तो 7%, यानी कि जो हम लिखे थे 5 से 6 लीटर रक्त होता है ना बॉडी वेट का, 7% या फिर 8 भी हो सकता है, 7 से 8%। तो 7% तो उसमें 100% सही है, एनसीईआरटी का डाटा है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? ब्लड। ब्लड। और अब ब्लड के कितने पार्ट हो जाएंगे? देखो इधर, एक तो कौन होगा भाई? प्लाज्मा। और दूसरा कौन रहेगा? रक्त कणिकाएं। कौन रहेगा? रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, इसको क्या बोल सकते हैं? ब्लड कार्पल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा तो प्लाज्मा है। अब देखो रक्त के अंदर प्लाज्मा कितना % होता है? 55%। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार ज़्यादा से ज़्यादा कि ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? रक्त में 55%। तो रक्त कणिकाओं में कितनी हो जाएगी? 45%। कितनी हो जाएगी? 45%। ब्लड कार्पल्स इसको लिख सकते हैं? लिखो तो लिख लो।
कार्पल्स, बल्ड कार्पल्स क्या होते हैं? बल्ड कार्पल्स। प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिका कितनी है? 45%। प्लाज्मा कितना है? 55%। कितना है? 55%। अब देखो जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? उपस्थित। देखो कौन कौन रहेगा इसमें? इसमें आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट होती है। किसमें? इस प्लाज्मा में तीनों चीज़ें क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। जबकि रक्त कणिकाएं, अब इस रक्त कणिकाओं के भी क्या हो जाती हैं भाई? पार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन सी होंगे रक्त कणिकाओं के? एक तो हो जाएगी कौन? आरबीसी। कौन हो जाएगी? आरबीसी। दूसरी कौन है? डब्ल्यूबीसी। और जो थर्ड है वो कौन है? प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अब देखो ब्लड, ब्लड की क्या है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। ब्लड में कौन कौन है? प्लाज्मा है और कौन है? ब्लड कार्पल्स यानी रक्त कणिकाएं। जो ब्लड है, इस ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा में कौन कौन चीज़ें उपस्थित हैं? डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है। ये तीनों चीज़ें क्या इसमें मिक्स है। लेकिन जो रक्त कणिकाएं हैं, ब्लड कार्पल्स हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? तीन की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स। अब देखो डब्ल्यूबीसी के भी क्या है? भाग हैं। क्या हैं? भाग हैं। कौन कौन से हैं भाई? कणिकामय और अकणिकामय। कौन कौन से हो जाएंगे? कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय और अकणिकामय। देखो डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं कणिकामय और अकणिकामय। अब कणिकामय के भी क्या हैं? पार्ट हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बना लेना। जैसे जो इसमें होती है उसमें तो क्या है? कण है। क्या है? कण है। लेकिन जो अकणिकामय है उसमें कण नहीं है। देखो कणिकामय जो है डब्ल्यूबीसी, उसमें क्या है? कण है। लेकिन अकणिकामय डब्ल्यूबीसी में क्या नहीं है? कण नहीं है। क्या नहीं है? कण नहीं है। अब देखो कणिकामय के भी कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट हैं। कितने हैं? तीन पार्ट हैं। और वो कौन कौन से हैं? देखो भाई याद रखना, ई, बी और एन। इओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल। क्या बोल सकते हैं? एसिडोफिल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? या इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। दूसरी क्या हो जाएगी? बेसोफिल। बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। कौन सी? न्यूट्रोफिल। देखो ई, बी, एन। ई, बी, एन। इओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल। इओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल। बी का मतलब बेसोफिल और एन का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल। जो अकणिकम है इसके कितने पार्ट हैं भाई? दो पार्ट है। कौन से पार्ट हैं? दो। देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ऐसे मत सोचना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछता है। इनको हम क्या करेंगे? खोल करके पढ़ेंगे। यहीं से क्वेश्चन पूछता है लगभग। तो देखो अकणिकम है कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं अकणिकम है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एक तो कौन सी हो जाएगी? मोनोसाइट। मोनोसाइट। दूसरी कौन सी है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब देखो लिम्फोसाइट के भी दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो। एक तो कौन सा हो जाएगा? बी लिम्फोसाइट। कौन सा हो जाएगा? बी लिम्फोसाइट। और एक कौन सा हो जाएगा? टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सा हो जाएगा? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देखो
ब्लड यानी रक्त, रक्त के प्लाज्मा होता है रक्त में, और क्या होती है रक्त कणिकाएं, क्या होती हैं रक्त कणिकाएं। जो अभी कोरोना वायरस आया था गत वर्षों में, उसमें जो रक्त के अंदर जो दूसरे व्यक्ति से ट्रांसफर करते थे वो क्या करते थे प्लाज्मा, क्या करते थे प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो है ये क्या है, एक पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है। कैसा है, पीले रंग का हल्का क्षारीय पदार्थ होता है, इसको हम पढ़ेंगे जस्ट। तो प्लाज्मा है रक्त में, और क्या है रक्त कणिका यानी ब्लड कार्पल्स है। अब देखो जो रक्त कणिकाएं हैं इनके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी क्या होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स यानी विमाणु जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब देखो ये तो क्या हो गया कणिका में, ये क्या हो गया अकणिका में। किसके पार्ट हैं डब्ल्यूबीसी के, किसके पार्ट हैं डब्ल्यूबीसी के। ये याद रखना जो बीच में है उसके पार्ट होते हैं, जो बीच में है उसके पार्ट। ऐसे नहीं है कि इसके नहीं होते, लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनमें से डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट। इन 2 पार्टों में से फिर से कितने पार्ट हुए इसके, 3 पार्ट। कौन कौन से, EBN एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और जो अकणिका में है उसके कौन से हो गए, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब नेक्स्ट हम किसको देखते हैं, प्लाज्मा को। किसको देखते हैं, प्लाज्मा को हम देखते हैं अच्छे से। देखो भाई प्लाज्मा को देखना, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा को देखो, इसकी अवस्था कैसी होती है, अवस्था तरल, कैसी होती है तरल होती है। कैसी होती है भाई, तरल होती है, यानी एक तरल भाग है। कैसा भाग है, तरल भाग है, ठीक है ना। तरल भाग है जो रक्त में 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है रक्त में। कितना होता है, 55% होता है। अब देखो कैसा है, तरल भाग है जो रक्त में 55% होता है। प्रकृति कैसी होती है, प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है, हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। कैसा होता है, हल्का क्षारीय। कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, हल्का क्षारीय। प्लाज्मा हल्का क्षारीय। अब इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला। कैसा होता है, हल्का पीला, हल्का पीला। देखो प्लाज्मा रक्त में तरल भाग होता है, यानी तरल अवस्था में होता है, जो रक्त का 55% होता है। प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है। प्रकृति कैसी है प्लाज्मा की, हल्का क्षारीय। रंग कैसा है, हल्का पीला। कैसा है, हल्का पीला। अब इस प्लाज्मा में, किसमें, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है, 90 से 92। कितनी होती है, 90 से 92। कितनी होती है भाई, 90 से 92% क्या होता है, इसमें पानी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ होता है, पानी। कौन सा होता है, पानी। कितना होता है, 90 से 92। प्रोटीन कितनी होती है इसमें, पानी हो गया। प्रोटीन कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा 6 से 8%। कितनी होती है, 6 से 8%। देखो अगर क्वेश्चन आता है ना तो इसके इर्द गिर्द आएगा, यानी 7 से 8, 6 से 8, या फिर 8 से 10। बहुत आपको जैसे क्वेश्चन देगा ना तो उसमें ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, 8 से 10, 15 से 20, 20 से 25। यानी जो लगभग 6 से 8 की जो लगभग होगा, नियर होगा, उसी को हम क्या मान लेंगे, आंसर मान लेंगे। तो देखो प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90 से 92%, प्रोटीन की मात्रा 6 से 8%। अन्य जो है, अन्य जो है ये देखो, प्रोटीन तो क्या हो जाएगा इसमें, ये तो क्या है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, ये को क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से घुमा के देगा। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है,
पानी 90 से 92। प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है? प्रोटीन कितना होती है? 6 से 8%। और जो अन्य है, क्या है भाई? जो अन्य है, अब वो कौन रह गई? जो बाकी के बचे हैं वो क्या हो जाएंगे? अन्य में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अन्य में। यानी अन्य पदार्थ जो है लगभग, देखो जैसे 90 है तो 8 लगभग कितना? 2 से 3%। 2 से 3% अन्य पदार्थ होते हैं। तो देखो प्लाज्मा की अवस्था तरल भाग होता है, यानी तरल अवस्था में होता है, और जो रक्त में 55% होता है। प्रकृति कैसी होती है प्लाज्मा की? हल्का क्षारीय। रंग कैसा होता है? हल्का पीला। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और एक ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, देखो प्रकृति हल्का क्षारीय, रंग कैसा होता है? हल्का पीला। प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90 से 92%। अकार्बनिक पदार्थ, देखो इधर जल का सूत्र H2 होता है, क्या इसमें C है? कार्बन है कहीं? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? अकार्बनिक पदार्थ है। कैसा है? अकार्बनिक पदार्थ है। यानी प्लाज्मा में जो अकार्बनिक पदार्थ है, पानी कितनी मात्रा में होता है? 90 से 92। और जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी है? 6 से 8%। और जो अन्य पदार्थ है वो कितने हैं? 2 से 3%। नेक्स्ट देखो, जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती हैं कौन कौन सी होती हैं? इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं, पहली कौन सी हो जाएगी? प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी हो जाएगी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इनका कार्य क्या है भाई? कार्य रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कार्य क्या होता है इन दोनों प्रोटीन का? रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। देखो क्या होता है, जैसे हमारे को चोट लगी और चोट लगने के बाद रक्त कुछ देर तक बहता है, लेकिन कुछ देर बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? रक्त बंद हो जाता है। किसके कारण होता है वो? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण रक्त क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कैसे? जैसे ये कोई नलिका है और यहाँ से रक्त बहना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब देखो जैसे जैसे समय बीतता है उसी के साथ ही धीरे 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 क्या हो जाती है? यहाँ पे जाल बिछाती है। कौन बिछाती है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन यहाँ इस जो कटास वाला क्षेत्र है इसी पे अपना जाल बिछा करके इसको क्या कर लेती हैं? बंद। और यहाँ से रक्त आना क्या हो जाता है? बंद। इसका मतलब रक्त का थक्का, जो रक्त का थक्का बनता है वो किसके कारण बनता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो कौन सी है? एल्ब्यूमिन। कौन सी है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, इसका काम क्या होता है भाई? एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है? परासरण और विसरण का कार्य करती है। किसका? परासरण व विसरण। परासरण व विसरण का कार्य कौन करते हैं? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और जो तीसरी प्रोटीन है वो कौन सी है? ग्लोब्यूमिन। कौन सी है? ग्लोब्यूमिन। ग्लोब्यूमिन। अब देखो ग्लोब्यूमिन का कार्य क्या होता है? पीछे आ चुका है। ग्लोब्यूमिन याद करो। ग्लो यानी क्या होता है? बढ़ाना। किसको? रोग प्रतिरोधकता को। यानी कि रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना या फिर रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, ये किसका काम होता है? ग्लोब्यूमिन का। किसका काम होता है? ग्लोब्यूमिन का। अब देखो ग्लोब्यूमिन में भी एंटीबॉडी होती है, जैसे अल्फा बीटा गामा, वहाँ से क्वेश्चन लगभग नहीं पूछता है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन ऐसे पूछ सकता है कौन कौन सी होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। याद करना नाम बार बार जब तक आप लिखेंगे नहीं, देखो देखने से कुछ नहीं होता, जब तक कॉपी में आप 5 से 6 बार इसको नहीं लिखेंगे याद नहीं होगा भाई। तो इसको आप घर जा करके 2 बार पढ़ो, एक बार इसमें देखें, फिर 2 बार कॉपी में लिखेंगे, फिर से उसको देखेंगे, याद हो जाएगा। प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, जिसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है लगभग। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कार्य क्या होता है? परासरण और विसरण का कार्य करती है। फिर है ग्लोब्यूमिन। ग्लोब्यूमिन प्रोटीन का कार्य होता है रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना।
इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल। अगर क्लास सभी को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।